हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेसन नंबर 14 और 15 से ऑब्जेक्टिव 8 क्लास के विज्ञान से। ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? तो कोशिका कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन सही है। इनमें से किसे बहुकोशिका, ठीक है, बहुकोशिक, 1 मिनट, थोड़ा वेट 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 इनमें से किसे बहुकोशिक मतलब कि बहुकोशिका कहा जाता है? तो इनमें से सभी, यानी मानव, कुत्ता और मुर्गी। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। अगला देखते हैं कि प्रत्येक अंग छोटे भागों से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सजीवों की इकाई है तो कैसी है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला है सजीव किसके बने होते हैं? तो सजीव कोशिका के बने होते हैं। अगला है कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 हो गया ना? 9 तो हो गया कि आवरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, 9 हो गया। 10, कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो रिक्तिका कहा जाता है। ए वाला इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 11। कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो कोशिका का केंद्र कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 11 हुआ ना? 12 गायब है। ठीक है, तो ठीक है, 12 गायब है, कोई बात नहीं। 13 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्या केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन करता है? तो हाँ, करता है। अगला क्वेश्चन है, बट इसमें 15 क्वेश्चन होगा शायद। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसका बी वाला राइट आंसर है। अब अगला देखो, नहीं, एक क्वेश्चन और है। कोशिकाओं को अलग करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं को अलग करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। अब लेसन नंबर 15 में आ गए। ठीक है, जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, तो अपने अपने वंश एवं जात, यहाँ पे अपने वंश एवं जाति के निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी सजीव एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे प्रजनन कहते हैं। ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला, जंतुओं के प्रजनन की कितनी विधियां हैं? तो सी इसका राइट आंसर है, यानी 2 विधियां हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रजनन में नया जीव एकल जनक से ही उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। नर और मादा के मिलन के समय शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में संलयित होते हैं। संलयन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर कितने संतति उत्पन्न करता है? तो डी, यानी 2। ठीक है, अगला, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो पिंडज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो पिंडज कहलाते हैं। अगला देखते हैं कि जिस प्रजनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे कौन सा जनन कहा जाता है? तो उसे कौन सा जनन कहा जाता है? तो उसे सी, यानी लैंगिक जनन कहा जाता है। अगला, निषेचित अंडे से लड़का जन्म 1 मिनट, लड़का जन्म लेगा, मतलब लेगा होना चाहिए यहाँ पर, या लड़की, इसके लिए शिशु का कौन उत्तरदायी करता है? तो पिता। ठीक है, कौन? तो पिता उत्तरदायी होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अमीबा कौन सा खंडन में आता है? ठीक है, तो अमीबा द्विखंडन में आता है। कौन से खंडन में आता है? द्विखंडन में आता है। जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? तो डी, यानी प्रजनन आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं तो कौन लेते हैं? तो सी, यानी एक जीव भाग लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक निषेचन होता है तो किस में होता है? तो मादा शरीर के अंदर में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मादा जननांग होता है तो डी, यानी गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु नर युग्मक है तो बी, यानी हाँ। ठीक है, शुक्राणु नर युग्मक है तो हाँ, यानी बी वाला राइट आंसर होगा। अगला, संतान की उत्पत्ति किससे होती है? तो डी, यानी प्रजनन से होती है। और अगला क्वेश्चन है किसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये जो है वो अलैंगिक प्रजनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मारना। थैंक यू।